कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा बता दो एक बार हमको। समुद्री जल का, अच्छा ठीक है। चलो जी, कल हम लोग समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त करें उसकी विधि, देखो विलवलीकरण भी कहा जाता है, कई जगहों पे तुमको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, विलवणीकरण भी लिखा हुआ मिलेगा, विलवणीकरण, ठीक है ना, या विलवलीकरण या विलवणीकरण भी लिखा हुआ मिल सकता है कई जगहों पर। तो शुद्ध विलवणीकरण की क्रिया कोई पूछे क्या है, किसे कहते हैं, तो सिंपल सी एक शब्द में बताइए, तो सीधा सीधा कहना कि समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं वह विधि या वह क्रिया क्या कहलाती है, विलवलीकरण। यह विलवलीकरण की क्रिया किसके नियम पर लागू होती है, विपरीत परासरण, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन से, किससे, सांद्र विलयन से विलायक छनकर किधर जाता है, तनु वाले भाग में जाता है। जो पानी है समुद्री जल का वह कैसा होता है, सांद्र होता है, खारा होता है, उसमें नमक अन्य मिनरल्स मिले होते हैं, खनिज लवण मिले होते हैं। तो जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, चित्र बनाए थे, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें से प्योर वाटर जो होता है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर दूसरे वाले भाग में निकल जाता है, जिसके कारण शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को हम विलवलीकरण कहते हैं, और यह जो क्रिया होती है विपरीत परासरण के नियम पर कार्य करती है। ये जितनी बातें थी लल्ला, ये सारी की सारी बातें परासरण दाब के इर्द गिर्द थी, और हमने यह भी जाना कल विपरीत परासरण में कि किशमिश फूल जाता है पानी में रखने से, तो वह परासरण की क्रिया होती है, और हाथों को उंगलियां पानी में रखने से सिकुड़ जाती हैं, तो यह कौन सी क्रिया हो जाती है, विपरीत परासरण की हो जाती है। पूरा मामला हमने कल समझा दिया, पूरा बता दिया। तो परासरण दाब यहां पे हमारा टोटल समाप्त होता है। अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल कितनी थी, 4। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, 4 में से अभी केवल एक खत्म हुआ है। अब आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वाष्प दाब में अवनमन, पहला नंबर हेडिंग लिखो, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। एकदम आसान परिभाषा, एक बार में समझने वाली समझा रहे हैं, और क्लियर होना चाहिए सभी को। अरे पूरा टोटल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए सभी को जी। और इसी कॉन्सेप्ट पर आगे की सारी परिभाषाएं बनेंगी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्लियर करोगे, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित तुम्हें बाकी 3 जो हेडिंग बच रही है हम लोगों की, कौन कौन सी, हिमांक और क्वथनांक, हिमांक और क्वथनांक, सारा का सारा इसी पर बनेगा। इतनी सी पॉइंट जो इसमें परिभाषा बोलेंगे सब में लागू की जाएगी, इसी वजह से इस परिभाषा को ध्यान से समझना है। ये जल है, हम इसको घर पे रहना चाहिए। चलो देखते हैं, यह विलयन, हाँ? क्या हुआ, अरे क्या लिख दिया यहां मैं, हाँ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। यहां पर भैया यह जल है, वो पी से पी आ गया है, कॉन्सेप्ट कहां से, प्रेशर का पी इसमें आ गया था उड़कर। ये शुद्ध जल है पहले, या कोई शुद्ध विलायक हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है टोटल चित्र पर समझा रहे, समझने का पूरा प्रयास करना जी। अब बात नहीं, शुद्ध विलायक, अब कहेंगे शुद्ध विलायक क्यों लिया है आपने सर जी, यहां पे जल क्यों नहीं ले लिया गया, तो हम जल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, कोई और विलायक भी हम ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो शुद्ध जल या शुद्ध बेंजीन, शुद्ध अल्कोहल, शुद्ध एसिटिक एसिड, कोई भी विलायक होगा। इस शुद्ध विलायक में हम कोई बाहर से पदार्थ डालेंगे, ये बाहर से कोई पदार्थ डाला जाएगा इसके अंदर, लेकिन इस डाले गए पदार्थ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यह वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए, वैद्युत
अपघट्य, अनपघट्य मतलब अनइलेक्ट्रोलाइट, जो जल में घुलने के बाद टूटे न, या अवाष्पशील, अवाष्पशील होने चाहिए, जो जल में घुलने के बाद वाष्प जनरेट न करें। मामला कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यहां पर इनो कैसा होता है, इनो देखे होगे सभी, इनो को जब पानी में डालते हो तो क्या होता है, इनो को पानी में डालते तेजी से झाग बनाकर ऊपर आता है, यानी वह वाष्पशील है। वहीं चीनी को पानी में डालते हो तो क्या ऊपर आता है, नहीं। नमक को पानी में डालते हो तो क्या होता है, नमक अपने अणुओं में यानी आयनों में क्या हो जाता है, वह टूट जाता है, Na+ और Cl- में। तो न तो ऐसा लेना है जो जाकर पानी में टूट जाए यानी अपने आयनों में टूट जाए, वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए। जैसे नमक टूटने वाला हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट टूटने वाला हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूटने वाला हुआ, इनको छोड़ दिया जाए। यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, इन सबको अगर हम पानी में घोलेंगे किसी भी आयन में तो टूटने वाला नहीं है। तो अवाष्पशील या अनपघट्य की बात की जाएगी। अगर गलती से कहीं अगर ऐसा पदार्थ हमने ले लिया वाष्पशील हो जो अपघट्य पदार्थ हो, तो पूरी परिभाषा गलत हो जाएगी। तो परिभाषा यहीं से पूरी बन रही है, ध्यान से सुनना। कहेंगे जब किसी वैद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं, किसी शुद्ध विलायक में घोला जाएगा, तो फिर घोलने के बाद क्या बनेगा लल्ला, बाद में विलयन। क्या बनेगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलने के बाद क्या बन जाएगा, विलयन। तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का जो वाष्प दाब है, यह विलयन के वाष्प दाब को हम PS से दर्शाएंगे। P फॉर प्रेशर, S फॉर सॉल्यूशन। तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को P0 से दर्शाते हैं, यानी P0 से दर्शाते हैं, हमेशा है। कई जगहों पर P लिखा हुआ पाओगे, लेकिन मैक्सिमम P0 लिखा होता है। तो विलायक के वाष्प दाब P0 से कम हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। कहेंगे कि जब वैद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः अब आती है बारी सजी फार्मूला बनाने की। अतः विलयन के अतः विलायक के वाष्प दाब, क्योंकि विलायक का तो अधिक है, विलायक का क्या था, जल मान लेते, सपोज दैट ये जल था, पहले क्या था, जल। हम मान लेते हैं कि पानी लिया गया था, तो पानी का जो वाष्प दाब था यह 19 ATM मान लेते हैं। कितना था, 19 ATM था। जैसे ही हमने चीनी घोला, क्या घोला भैया, इसमें चीनी मान लेते हैं, चीनी जैसे ही घोला तो क्या बना, विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब आ गया, हमने मान लिया कि विलयन का वाष्प दाब 16 आ गया। कितना कम हो रहा है, तो 16 होगा जी। ये 16 ATM हो गया विलयन का वाष्प दाब बनने के बाद। तो परिभाषा क्या बन रही है, ध्यान से यही समझना है कि वैद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में जब हम घोलते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। LVP यानी वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होना जी, कम होना। उन्नयन का मतलब क्या होना, बढ़ना। यानी वाष्प दाब का कम होना ही ना भैया। तो 19 से क्या हो गया 16, तो घटा कि बढ़ा, घटा। तो किस में से किसको घटाओगे, विलयन में से विलायक को कि विलायक में से विलयन को। जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटाएंगे ना, तो अधिक वाले यानी P0 में से विलायक वाले में से किसका प्रेशर हमने घटा दिया, विलयन का। यह जो फार्मूला तैयार हुआ, यह किसका तैयार हो गया, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कितने की कमी आ गई, तो कहेंगे 3 ATM की। वाष्प दाब में कितने की कमी आई, अवनमन हुआ, घटा कितना, 3 ATM वाष्प दाब घट गया विलयन बनने के बाद। मामला समझ में आया। इस बार रिपीट करके फाइनली लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा, ये इतना सा कॉन्सेप्ट हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे, इसलिए पूरा याद कर लो अभी। और इसी वक्त इसी पर हिमांक भी डिपेंड करेगा, इसी पर क्वथनांक भी डिपेंड करेगा, परिभाषा टोटली। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलने पर
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। है याद ना आसान, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है। लिखो, देखो, किसी वैद्युत अनपघट्य या किसी वैद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो शुद्ध क्यों लिया गया बच्चा? प्रेशर को सही से मापने के लिए, ठीक है ना, इसलिए प्योर का होना जरूरी है। किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अतः विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। बातें समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए समस्या कहीं पर भी, ठीक है ना। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि विलायक के वाष्प दाब को P0 से यदि विलायक के वाष्प दाब को P0 नहीं, इसको P0 या P0 कहते हैं, ठीक है ना, P0 से तथा विलयन के वाष्प दाब को PS से प्रदर्शित करें तो विलयन के वाष्प दाब को PS से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा लल्ला? P0 माइनस PS, ये फार्मूला लिख लेना। LVP इज इक्वल टू यानी वाष्प दाब का अवनमन लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू P0 माइनस PS। फार्मूला लिख लेना। कई बार फार्मूला पेपर में बहुविकल्पी में आ गया है। वाष्प दाब के अवनमन का सूत्र है। कंफ्यूज में लोग आ जाते हैं, कंफ्यूजन में, क्योंकि इसके अगला वाला भी लिखाएंगे तो तुम सेम टू सेम मिलता हुआ दिखता है। इस वजह से लोग कंफ्यूजन में अक्सर आ जाते हैं। किसको? अरे ये बनाने नहीं, समझाने के लिए था, इसमें चित्र वगैरह नहीं है। अब ये चित्र क्या बनाओगे? चित्र समझ में कुछ आएगा तुमको? चित्र से क्या चीज बनाओगे? तो बना लो, हमें जो लिख दिए माना है, लिख देना माना में है। चलो बना देते तुम लोगों को समझने के लिए। क्या बन जाएगा? विलयन। जो बनेगा बाद में वो क्या बनेगा? विलयन। विलयन को किससे दर्शाया हमने? PS से। PS को हमने क्या मान लिया? कितना है? 16 ATM। यह माना में है प्रेशर, इस बात का ध्यान रखना, माना में प्रेशर है। अर्थात यहां पे चूंकि लिख लेंगे क्या चीज कि P जो नॉट है वो अधिक है और PS क्या है? कम है। बनाना चाहो तो बना लो, तुम्हारी इच्छा है। देखो जी, अगली हेडिंग आती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आज लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लिख कुछ और है, लिखा कुछ और जा रहा है। चलो जी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एल वी पी इक्वल टू, फॉर्मूला पहले देखो बाद में हेडिंग लिखना। चलो जी, कहा जाएगा किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, ये क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है ना, यानी वाष्प दाब के अवनमन को P0 माइनस PS कहेंगे। कोई कहेगा वाष्प दाब का अवनमन तो सीधे कहोगे P0 माइनस PS। किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा उसकी विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, तथा उसके विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते थे? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखो डिफरेंस थोड़ा सा फार्मूला में है ना, कई बार बहुविकल्पी में ही आ जाता है कि वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र क्या है, तो लोग इसको टिक मार कर चले जाते हैं। कभी कभी दे देते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, लोग इसको टिक मार देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अपेक्षिक जब शब्द कहे, बीच में जब अपेक्षिक शब्द दिख जाएगा, इसका साफ साफ मतलब है P0 माइनस PS बटे के P0 होगा। और जब आप अपेक्षिक हट जाएगा, रिलेटिव शब्द हट जाएगा, तो केवल क्या होगा? P0 माइनस PS होगा। ठीक है, परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा उसके विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कर देते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कठिन है क्या? देखो परिभाषा जोरों शोर से देखो। किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फार्मूला लिखो बच्चा, फटाफट लिखो। चलो अगली हेडिंग, और पेपर में आने वाली हेडिंग, हर साल हर वर्ष पेपर में या तो ये हेडिंग आती है या इससे रिलेटेड सवाल तो मिल ही जाते हैं, कंफर्म है। राउल्ट का नियम, राहुल नहीं गधा, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। चलो परिभाषा तुम लोगों से पूछेंगे, फार्मूला लिख रहे हैं और अजय चौधरी बताएगा परिभाषा। खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ। चलो इसको देखकर बताओ परिभाषा क्या होगा। गुलशन खड़ा हो जाओ, बताओ। बताओ बच्चा, नहीं पता, कौन बता सकता है सब में? कोई है गलत सही बताने वाला? काई विले लिखे है,
किसी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के उसके बराबर होगा। कौन बताएगा तुम लोगों में से? कोई बता सकता है? कोई नहीं, सब CR है सब। बैठो, कोई शेर नहीं है। अरे गधा, हाई वाष्प पदार्थ का अवनमन इसको क्या बोला है? पूरा को बोलो ना, वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन। नहीं सर, 9th वाले क्लास में इसको वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन न कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी विलयन के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन। अरे इतना रहेगा तब न हम बोलेंगे वाष्प पदार्थ का अवनमन बटे के फिर अलग काहे अलग करने जा भैया। जब भी हमको पता है कि वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक है तो वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक कहेंगे। किसी विलयन के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन के विलय के मोल प्रभाज, यानी कि उस विलयन के जो विलय है उसके मोल प्रभाज का एक मतलब क्या होता है? मोल प्रभाज ना। भुलाकर बैठे गए थे कि पता नहीं क्या लिखा गया, पूछ रहे क्या लिखा गया। अरे ये गधोलो, काई विलय मतलब विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। तो राउल्ट चचा ने यह नियम दिया ही क्यों? किस लिए दिया भैया? तो देखो, सांद्र विलयन यदि है, सांद्र विलयन है तो उसका तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं भैया, परासरण दाब वाष्प दाब कैसे भी निकाला जा सकता है। लेकिन विलयन बहुत ही तनु बनाया गया हो, विलयन कैसा हो? तनु हो, डाइल्यूट हो। तो डाइल्यूट विलयन के लिए किस प्रकार से उस विलयन का वाष्प दाब निकाला जाएगा? तो तनु विलयनों का वाष्प दाब निकालने के लिए, तनु विलयनों का वाष्प दाब की गणना करने के लिए राउल्ट ने सन 1887 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया। और नियम क्या था भैया? कि किसी विलयन के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतना सा परिभाषा, और इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आएगा, हल करने पर पेपर में 3 नंबर मिल जाता है। और पेपर उठाकर देख लेना अगर, हाँ सर छोड़ना है क्या? पेपर उठाकर देख लेना, हर साल ये 3 नंबर का आया हुआ है, नहीं तो इस पर आंकिक प्रश्न कहीं बच कर नहीं गया 3 नंबर का। तो चलो कल इसको जानते हैं, आज के लिए इतना ही, हेडिंग लिखकर छोड़ दो।